अपनी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य ये रहा हिंदुस्तान की इंडस्ट्री का, या तो जैसे इंडस्ट्री ने कमाया ना तो प्लोइंग बैक किसी ने भी नहीं किया। मेन जो दिक्कत इंडस्ट्री में आई है वो प्लोइंग बैक की है। किसी ने बढ़िया घर बना लिया, बढ़िया गाड़ी ले ली, बढ़िया ऑफिस बना लिया, बाकी जो इंडस्ट्री को नीड थी, जो टाइमली अपग्रेडेशन होना चाहिए वो उन्होंने किया। इंडस्ट्री और पैटर्न में, ऑफिस में बहुत अंतर है। अगर आपको इंडस्ट्री लाइन में जाना है तो आपको समय भी ज़्यादा चाहिएगा और मेहनत भी ज़्यादा चाहिए। जनरली एक चीज़ मैं सबसे कहता हूँ, चाहे कोई भी इंडस्ट्री लगाओ, एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या तो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स का माल हो। दोनों चीज़ बाहर से रह करके आप मैनेज नहीं सकते। तो सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। बेसिकली आज का जो डे है वो है यूथ स्किल डे, इंटरनेशनल यूथ स्किल डे। तो पर्पज़ ये है कि क्या यूथ को, ठीक है पढ़ाई करके वो आ गया, अपने शहर में आ गया, तो स्किल भी उतनी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपको अपने काम में कुशलता नहीं होगी तो शायद उसका आप बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला तो ये है कि प्रतिभा पलायन नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में पारिवारिक स्ट्रक्चर पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, क्योंकि दो बच्चे रहते हैं, एक दो बच्चे रहते हैं, अब हायर एजुकेशन के लिए गए और बच्चे किसी कारण से बाहर चले जाते हैं, तो जो आपने एम्पायर खड़ा किया वो किसके लिए किया। आज अपने को सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि बच्चे पढ़ लिखने के बाद तुरंत है ना, एजुकेशन लेने के तुरंत बाद ही कहीं जॉब की तलाश करते हैं, कहीं वो जाते हैं, वो गलत है। आपको अपने एरिया में आकर के ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे का विजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इंडस्ट्री के बारे में बोलना चाहूँगा, बोलूँ सर? हाँ बिल्कुल सर, प्लीज़। कि सबसे पहले आप उस चीज़ पे एनालिसिस करिए। मतलब पहला तो आप ये रखिए कि अपन जॉब क्रिएटर बने, जॉब किसी से लेने के बजाय जॉब क्रिएटर बने, क्योंकि सीए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हर हिसाब से। तो इसमें आप कभी भी ये देखिए कि कोई भी अगर बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, अगर क्या अपन उसको यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने लोकल एरिया के हिसाब से आप चलें, तो अगर वो चीज़ हो सकती है तो सबसे पहले अपने को उस पर वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको लॉजिस्टिक एडवांटेज ऑलवेज मिलेंगे। कोई चीज़ बाहर से आएगी उसके बजाय अगर अपन यहाँ प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा ठीक है। और बच्चों को मैं ज़रूर कहूँगा कि पहला चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि अपन ने जो भी एजुकेशन ली वो नॉलेज के लिए ली है, उस नॉलेज का उपयोग अपने देश के लिए हो। सबसे पहला प्रेफरेंस इस बात के लिए होना चाहिए। आपने जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी चुनी, उसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण हमारे मोटिवेशन बाबूजी का था। वैसे तो मेरा आईएएस का मूड था, मैं आईएएस प्रीलिम वगैरह मेरे एक क्लियर भी कर लिया था। बाकी पहले बार में सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ था तो फिर दोबारा देनी थी। बाकी बाबूजी की इच्छा थी कि आप सीए करें, तो उन्होंने मेरे को बम्बई भेजा। और बम्बई की भी हिस्ट्री बड़ी उस टाइम की बहुत वो थी कि 3 जगह से 500-500 रुपये उधार लेके बाबूजी ने भेजा, ठीक है, बम्बई में। और 2.5 ड्रेस में सीए करके आए। 2.5 ड्रेस? 2.5 मतलब 2 फुल शर्ट 1 हाफ शर्ट, मतलब 2.5 ड्रेस। तो उस टाइम की स्थिति बहुत ख़राब थी। ताऊ जी की पेड़ी पे रख करके मैंने सीए किया, कोई कोचिंग नहीं ली, कोई कुछ नहीं किया। और बाबू जी की हमारी इच्छा थी कि भाई आप सीए करके आए। फिर उसके बाद मेरे को क्या है, जिस कंपनी में मैं काम करता था, सुंदरलाल एंड कंपनी थी, उसमें फिरोदिया जी अलग हुए थे। तो सुंदरलाल जी ने मेरे को प्रपोजल दिया था, बोला आप आ जाओ ऑडिट में पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लो। मैंने बाबू जी को फ़ोन किया तो उन्होंने एक ही बोला कि भाई आपको आना यही है, चारों भाई कहीं भी काम करो, बारह करो, कोटा करो, कहीं भी करो, बाकी आप चारों भाइयों को साथ रहना और यहीं पे काम करना। और इसी वजह से हाथों हाथ बम्बई छोड़ के यहाँ आ गए। और वो विजन हमारा काम आया। ये सारे बच्चे जो आप देख रहे हैं ना, ये सब पढ़ लिख के बम्बई से आए हैं। आपके जैसे संदीप से मिले होंगे आप, उसने एनएम मुंबई से एमबीए किया है। फिर विपुल है, इसने आईआईटी एमटेक वहाँ से पवई से किया है। गगन और सौरभ दोनों ने अपने बॉम्बे से किया। इनके एक ग्रुप बाकी हैं। 71 साल की उम्र में हो गए, इसलिए कोई तकलीफ नहीं, आगे बार दे लेना एग्जाम तुम भी। और अवसर भी अनलिमिटेड है ना सर? हाँ, कभी भी दे सकते हैं ना। हाँ, और ये तो हमारे कुछ ज़्यादा ही था, 23 साल की उम्र में सीए सीएस एमबीए कर एलएलबी करके आ गया था हमारे साथ। फिर इन्होंने कहा फॉरेन जाएंगे। विपुल को बहुत बड़ा प्रपोजल था अमेरिका का। मैंने कहा कुछ भी हो भाई, तेरा पैकेज हम यहाँ दे देंगे, तो यहाँ पे। और इसको भी यही कहा, बोला कि मैं एमबीए करूँगा। मैंने कहा एमबीए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा हमारा एमबीए कर, अब कि जो प्रैक्टिकल एमबीए ना वो कर। हाँ सर। तो सर, ये बिजनेस शुरू करने के पीछे कोई कारण? कोई नहीं, कारण क्या था, बस करना था कुछ। इसके पीछे क्या था कि हम लोगों ने एक वर्धा में रिफाइनरी का ऑडिट किया था। एक्चुअली आर्टिकलशिप को आप लोग उसमें हल्के में न लें। उस जगह हम लोग गए, रेमी इंडस्ट्रीज पे भी गए, सब जगह गए। तो हमें वर्धा में एक ऑयल रिफाइनरी थी, मैं छोटा भाई गए थे। तो उन्होंने कहा यार ये अपने लाइन का धंधा है, क्योंकि तेल मिल में हम थे ही सही। तो बोला अपन रिफाइनरी के लिए क्यों नहीं सोचें। तो शुरुआत वहाँ से हुई थी हमारी। तब फिर हम लोगों ने इसको किया। तो हमने एक 2.5 टन की रिफाइनरी 1985 में 12 में डाली थी।
उसके बाद फिर 1995 में चूँकि गवर्नमेंट की इंसेंटिव आई तो सोया इंडस्ट्रीज को उन लोगों ने इसके लिए रिप्स के लिए चुना। तो उस टाइम पे फिर हम लोगों ने 95-96 में 12 में प्लांट डाला। उसके बाद चूंकि 12 में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो फिर हम लोगों ने सब परिवार वालों ने विचार किया कि भाई यहाँ पे रह के अपन बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों ने कोटा का डिसीजन लिया। कोटा में लॉजिस्टिक का एडवांटेज बहुत बड़ा मिला हमें। तो 2005 में तो हम लोगों ने सीव एडिबल स्टार्ट करी थी। उसके बाद 2009 में वैल्यू एडेड प्लांट जो हमारा सीव वेज प्रो है, जिसमें हाई प्रो और हम ग्रिड बनाते हैं, वो हमने किया था। उसके बाद 2011 में फिर ये थी कि इंडस्ट्री की स्थिति ऐसी थी और बाबूजी बड़े भाई साहब का भी ये ध्यान था कि भाई अपने को कुछ काम, और संदीप का मेन था विजन तो, कि अपने को जैसे सब लोग कहते हैं कि भाई गोपालन के लिए करना चाहिए, पशुपालन का करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो बोला कोई कॉन्क्रीट कदम उठाया जाए। तो उस टाइम पे हमने देखा था कि यहाँ पे डेयरी में सिर्फ सरस ही था। तब फिर हम लोगों ने डेयरी का प्रोजेक्ट 2011-12 में किया। फिर ये IIT एमटेक करके आया, तो मैंने कहा भाई तेरे को भी कुछ प्लेटफार्म तो चाहिए। तो इसको फिर मैंने कहा भाई तू कोई नया करके बता। तो फिर इसने सोया प्रोटीन आइसोलेट पे पूरी वर्किंग करी। और उसके बाद अभी चूँकि ऑन गोइंग प्रोसेस को कभी भी इंडस्ट्री में नहीं रोकना चाहिए। अपनी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य ये रहा हिंदुस्तान की इंडस्ट्री का, या तो जैसे इंडस्ट्री ने कमाया ना, तो प्लोइंग बैक किसी ने भी नहीं किया। मेन जो दिक्कत इंडस्ट्री में आई है वो प्लोइंग बैक की है। ये किसी ने बढ़िया घर बना लिया, बढ़िया गाड़ी ले ली, बढ़िया ऑफिस बना लिया, बाकी जो इंडस्ट्री को नीड थी, जो टाइमली अपग्रेडेशन होना चाहिए, वो उन्होंने किया नहीं। अब हमारे विपुल ने भी ये बहुत सारी चीज़ें लाया। ये गया था कहीं जॉर्डन में, बोला कि साहब ये करना चाहिए सोया इंडस्ट्रीज में। फिर मैंने कहा भाई पुराने मकान में तोड़ फोड़ करने की बजाय नया मकान बना लो। तो फिर ये मुंडला प्लांट लगाया हम लोगों ने। उसमें सारा का सारा जो वर्कआउट है इसका और हमारे गुप्ता जी का, वैसे तो सभी का है, सभी बच्चे सब इन्वॉल्व थे कि भाई अपने को ये करना है, इसमें ये सुधार करना है। तो पिछले 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस था उसका पूरा का पूरा हम लोगों ने उसमें यूज करने की कोशिश की है। तो सर जैसे आपके परिवार में आपने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, IITN भी है, MBA, बिल्कुल CS, LLB, सब बच्चे तो हमारे कभी बच्चों ने जिद नहीं की कि हमें तो नौकरी करनी है, हमें आपके इस बिजनेस में नहीं आना? क्योंकि उसके लिए पीछे हम थे ना, जो हमने बाबूजी के कहने पे हम बम्बई छोड़ के 12 आ गए थे। उससे तो कोटा था इनका ले तो प्लेटफार्म, तो इनको तो आने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। भाई कोटा तो बहुत अच्छी जगह है, शुरुआत सब ऊपर से होती है। हाँ, तो इसलिए आगे थे। तो इन लोगों को भी अच्छा, इन लोगों को भी यही एजुकेशन के लिए कहा था हम लोगों ने कि आप है ना पढ़ लिख के जा रहे हैं, नॉलेज के लिए जा रहे हैं। बेटियों को भी यही कहा, हमारी 6 बेटियों में एक CA, एक CS है, 4 MBA, सबको यही काम ने कि तुम्हें पढ़ लिख करके आना है, कहीं नौकरी करनी नहीं है। इसके बाद अगर कोई आपको वहाँ पे अपने काम कराना चाहे परिवार में, अभी जैसे एक तो हमारे जाफरी पान मसाला वाला में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो वहाँ काम देखती है, उनका एक कोठारी होजरी वालों के हैं, वो भी उनका काम देखती है। कोई तकलीफ नहीं है उसमें, वो कराएं काम। बाकी किसी को हमने सैलरी के रूप में कहीं पर भी ज्वाइन नहीं कराया और ना बच्चों को कराया। और बच्चे भी शुरू में क्या है, बम्बई भेजना। बम्बई का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है साहब, बम्बई की जो भाग दौड़ चलती है ना, धक्के खाते हैं, सब करते हैं, तो उन बच्चों को कोटा बहुत अच्छा लगा तो तुरंत आके एडजस्ट हो गए। हाँ बस हमारे तो क्या 9 से 8 की ड्यूटी है साहब। देखो विष्णु जी 9 से 8 है, 9 बजे हमको सबको 9 सवा 9 के बीच में टेबल पे इकट्ठा होना है सबको। कोई अगर लेट होता है तो उसको बिल्कुल है कि भैया तेरा टिफिन पैक हो जाएगा, तेरे को नाश्ता वहीं करना है, और उसके बाद 8 बजे आना है। और दिन का खाना जनरली हम लोग साथ लेते हैं सब लोग। सर जैसे आपने कहा कि 9 बजे आपका हाँ, प्लांट 9 बजे, तो हाँ। और जल्दी शुरू हो जाता होगा आपका। सवा 9 बजे हम लोग नाश्ते की टेबल पे पक्का आना ही आना है सब लोग। तो सर एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, क्योंकि जनरली अभी जो CS का जो ऑफिस का टाइम है वो 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पहुँचते हैं। इंडस्ट्री और पैटर्न में, ऑफिस में बहुत अंतर है। अगर आपको इंडस्ट्री लाइन में जाना है तो आपको समय भी ज़्यादा चाहिएगा और मेहनत भी ज़्यादा चाहिएगी। और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करें और समय पूरा दें, समय मांगती है इंडस्ट्री, ये आप पक्का मान के चलें। जो भी आप इंडस्ट्री के लिए विचार करें, अब नए स्टार्टअप आ रहे हैं, बाकी उसमें मैं नए स्टार्टअप में कहना चाहूँगा, अभी रिसेंटली डेटा था कि 80% स्टार्टअप आपके बंद हो गए। उसके पीछे कारण क्या है कि अपन कोई भी काम करें, आज आप लोग करोगे ना तो पहले उसके सारे प्लस माइनस देखोगे, उसकी डेप्थ तक जाइए। जनरली एक चीज़ मैं सबसे कहता हूँ कि चाहे कोई भी इंडस्ट्री लगाओ, एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, या तो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड्स का मार्केट हो। दोनों चीज़ बाहर से रह करके आप मैनेज नहीं कर सकते। इसका एक करंट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। गोयनका ग्रुप था हमारे, ये श्री फेड वाले, जिन्होंने बादाम फैक्ट्री डाली थी 12 में। मैंने उनसे पूछा, मैंने बादाम फैक्ट्री आपने यहाँ क्यों डाली? बोला साहब यार लेबर सस्ती है। मैंने कहा लेबर का कोई इतना प्लस माइनस नहीं होता, बाकी जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे अपन निकालते हैं ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप निकालोगे
तो ऑटोमेटिकली आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर सीए आदमी कोई भी इंडस्ट्री खोलेगा तो उसके पहले वर्किंग जरूर करेगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि अगर आप लोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा और करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर आदमी के बीच में एक सपना होता है। गुरु पिक्चर देखी कि नहीं देखी आप लोगों ने? देखिए गुरु पिक्चर में क्या था, धीरू भाई अंबानी पे थी। उसने कहता था कि मेरा बापू कहता है कि सपने मत देखो, मैं सपने देखता था। और उसी सपनों का कारण आज उन्होंने इतना बड़ा काम किया। नहीं तो दुबई से नौकरी छोड़ी उन्होंने, सारा पूरी धीरू भाई अंबानी का पूरा उसने ब्रीफिंग दिया है। धीरू भाई अंबानी के बारे में तो इतना तक भी कहा जाता है वो पायदुनी से ना थान लेकर के, अपने पायदुनी से लेकर के मतलब यहाँ चर्च गेट तक थान लेकर के भी चले जाते थे, इतना मेहनत करते थे वो। तो इंडस्ट्री में आने के पहले आप सबसे पहले चीज़ ये नोट करिए कि इंडस्ट्री समय भी मांगेगी, मेहनत भी मांगेगी, और फिर उसके बाद आप में एक जुनून होना चाहिए कि मेरे को ये करना है। आदमी को मन से मजबूत होना पड़ेगा, मन से मजबूत हो, क्योंकि अभी जो आप आ रहे हो ना नए प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी आओगे तो आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल जलेबी की तरह उलझ गई। कई परिस्थितियाँ भी आएगी, कई ख़राब एडवर्स कंडीशन भी आएगी, कई तरह की तकलीफ़ें आएंगी। बाकी उसमें आपका मन अगर आपका मजबूत है तो आप सब चीज़ें ओवरकम कर लोगे। मन कमज़ोर है तो वो आपको समस्या लगेगी, मन समान है तो वो आपको चुनौती का रूप लगेगी, और वही अगर आपका मन मजबूत है तो एक अवसर का रूप प्रदान करेगी। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आप पहले वर्किंग करिए और मन को मजबूत करिए। एक क्या होता है आजकल ये और हो गया साहब कि तुरंत आदमी है ना स्थिर मन से कोई काम नहीं करता है, उसको तुरंत दूसरे की थाली में गीत ज़्यादा नज़र आता है कि यार ये नहीं ये कर लेते तो ज़्यादा ठीक थे, ये नहीं ये कर लेते। अरे भाई हर चीज़ आप पहले उसके डेप्थ में तो जाइए, उसके बाद करिए। किसी को भी कोई तरह का अगर विचार हो पहले उसकी वर्किंग जरूर करें, क्योंकि आप सब सीए लोग हैं तो इसलिए आपकी वर्किंग तो होगी हर एंगल से पूरा बनाइए। उसके बाद अपने हिसाब से करिए और ईमानदारी और मेहनत से कोई भी काम करोगे तो कभी भी आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि सक्सेस का एक नियम होता है कि वो सीढ़ी की तरह ऊपर जाती है, लिफ्ट की तरह नहीं जाती है। लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, बाकी सीढ़ी है, सीढ़ी के साथ आपने सीढ़ी एक उतरती भी है, अप डाउन भी आएंगे। बाकी ज़िंदगी एक हमेशा सीढ़ी की तरह चलेगी तो उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आज आप हमारा भी देखोगे 1972 में हमारे पास एक मशीन हुआ करती थी, आटा चक्की से हमारी स्टार्टिंग थी। उसके बाद हमने एक एक्सपेलर लगाया, फिर उसके बाद 2 एक्सपेलर लगाए, फिर 85 में रिफाइनरी डाली, 85 के बाद 90 जो पुराना सफ़र बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद हमने बड़ी ऑयल मिल डाली 89 में। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो थी वो 95 में हमने सोयाबीन का प्लांट बारह में डाला। उसके बाद और अभी भी आज ये है कि ऑन गोइंग प्रोसेस को टेक्निकली अपग्रेडेशन को हम नहीं रोकते। कहीं भी अगर लगता है कि चीज़ डिस्कार्डेड हो चुकी है या अपने टाइम रहते हैं उसको चेंज करना है तो करते हैं। पर्सनल फंड किसी का नहीं, सब फ्लोइंग बैक टू कंपनी, सीधी बात है। फाइनेंस पूरा मैनेज हो रहा है पूरा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का आपको बेनिफिट मिला? बेनिफिट तो मिल रहा है सर, बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, सबका बेनिफिट है साहब। कारण क्या है कि इनके साथ सबके साथ डिस्कशन पूरे होते हैं। किसी का अगर पॉजिटिव होता है भी, जैसे हमारे संदीप ने बताया कि मिठाई का अच्छा मार्केट है, मैंने कहा बिल्कुल इसने बताया। हाँ, परिवार में सहमति सब चीज़ की होगी। हम 4 भाइयों का परिवार है, ओके, है ना। 7 ये यूथ विंग है। एक भाई साहब नहीं रहे, संदीप के पापा नहीं रहे, जो मेरे से बड़े और विष्णु जी से छोटे। मेरे बड़े भाई साहब का नाम भी विष्णु जी है ना, तो वो नहीं रहे। बाकी अभी भी पूरा परिवार जॉइंट है। सिंगल टीवी सिंगल किचन का कंसेप्ट है। और 6 बहू में 5 बहू यहाँ रहती है, 1 12 रहते हैं। बड़े भाई साहब, मेरा छोटा भाई और मनीष, जो मनीष से बड़ा है, वो 12 प्लांट देखते हैं और हम लोग यहाँ देखते हैं सर। तो ये सब बच्चों की जब भी मीटिंग होती है, कोई भी नया प्रपोजल होता है, ऐसा नहीं कि स्टैंड बाई इसने सोच लिया वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो पहले सब डिस्कस होगा। कहीं किसी से राय भी लेनी है तो अपन राय लेने में भी नहीं चूकते हैं कि भाई ठीक है, किसी से मेरे को राय लेनी है तो मैं भी लूँगा और से भी लूँगा। पूरा एनालिसिस करके पूरी रिपोर्ट इनकी बन के आएगी। उसके बाद पूरे परिवार में डिस्कशन होगा, सबकी प्लस माइनस होगी। उसके बाद अब जैसे इसने मिठाई का कहा, बिल्कुल हम लोगों ने फिर देखा, मैंने कहा काम करने लायक है, बिल्कुल करो। मैंने बच्चों को रोका नहीं कभी भी, किसी को भी। अभी जैसे इन लोगों ने भी फाइबर के एक्सपोर्ट के लिए भी इनका प्रयास चल रहा है, जैसे विपुल वगैरह का, इनका शुभम का। तो ये लोग मशीन कोई कहाँ से मंगा रहे हो भाई वो मशीन? जर्मनी से, हैं, स्पेन से। इनको बोल रखा है कि भाई आपको लगता है सब ठीक है, आपको इसमें कुछ भी सुधार करना तो आप करें। R&D पे पूरा बिल्कुल साहब, बहुत जरूरी है। इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ यही तो तकलीफ रही कि टाइमली अपन ने अपने आप को अपग्रेडेड नहीं किया। तो ये सर युवाओं के लिए भी ये बात लागू होती है बिल्कुल कि लागू अपने होती है आप साहब, बिल्कुल। अपने आप को स्किल के साथ साथ जो आज AI टेक्नोलॉजी है या दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट AI टेक्नोलॉजी का उतना ही उपयोग किए जो आपके लिए उपयोगी है। जैसे अभी हुआ ना जो छापामारी हुई, ये सब AI टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुई है। हाँ, जो अपने काम आ सके उतना ही उपयोग करिए,
बाकी अपने दिमाग की कैपेसिटी बहुत है साहब विष्णु जी। अपन लोग 15 से 20% से ज़्यादा उपयोग करते ही नहीं अपने दिमाग का। एआई से तो बहुत ऊपर है अपना दिमाग। जो प्लस माइनस है, इंसेंट जो सोचने की है, सारी चीज़ें हैं जो अपने पास है वो एआई के पास नहीं है। एआई पे तो जो आप फीड करोगे उसका रिप्लाई देगी वो। जी, इनपुट तो हमें ही देना है उसका। हाँ, इनपुट तो अपने को देना है। अब आजकल क्या है कि सब रेडीमेड का ज़माना आ गया ना सब, तो फटाफट डाला भी है में क्या देता है क्या नहीं देता, ऐसा नहीं। आप उस पर दिमाग लगाइए, वर्किंग करिए, किसी के कहने पे मत जाइए। अगर आप इंडस्ट्री लाइन में आना चाहते हो तो सबसे बढ़िया काम है, आप इंडस्ट्री में आज की तारीख में इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा सिनोरियर, कोटा बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी आप बहुत सारे काम कर सकते हो। बहुत सारे आप अगर सर्च करोगे तो बहुत सारा इंपोर्ट होता है जिसको अपन यहाँ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, करते नहीं है। आज अपने आप तो एक्चुअल में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना अपने आप पे बहुत कम है। कोटा में मैं विशेष करके देखता हूँ, क्योंकि सबको क्या है कि इजी लाइफ, इजी मूवमेंट की कमाई लगती है। जैसे हॉस्टल खोल लिए, मंडी में आड़त की दुकान खोल ली, सब बढ़िया रिटर्न छूट रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, या ब्याज की इनकम अच्छी मिल जाती है। जबकि ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि आप कुछ रिस्क बियरिंग कैपेसिटी लेकर के कुछ सोसाइटी के लिए करें। सर एक सवाल यह है कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते तो फिर क्या होते? मैं आईएएस होता, पक्का था मेरा। हाँ, ये बात पक्की है। मेरा सेकंड चांस इस वजह से छूटा कि उस टाइम पे मैंने सीए को और इसकी दोनों की डेट एक साथ आ गई थी। ओके। तो मैंने सीए को प्रेफरेंस दी, तो उसके बाद फिर वो क्या 2 या 3 महीने का अंतर पड़ गया कि हम लोग नहीं दे सकते। और उसी टाइम पे उन्होंने आईएएस वालों ने वही एज कम कर दी थी, 26 साल कर दी थी, तो इसलिए नहीं कर पाए। सर मुंबई में एक कहावत है कि बस और लड़की आती जाती रहती है, इसका पीछा कभी नहीं करना चाहिए। तो आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ कि आपको भी बस या लड़की के पीछे भागने के लिए किसी ने मना किया हो? नहीं, इंसिडेंट हुआ ही नहीं ना। कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि गए थे जिस परिस्थिति में गए थे, खर्चा कर नहीं सकते थे। आपको मैंने बताया 3 जगह से 500-500 रुपया लेकर के बाबूजी ने भेजा, डाई ड्रेस में सीए किया। वो आदमी कहाँ लड़की के पीछे भागेगा। ये जरूर थे कि जहाँ पे बॉस हमें भेजते थे, अगर वहाँ पे टैक्सी का किराया जरूर हम लेते थे, बाकी जाते बस से थे या पैदल। ओके। वो जरूर हम स्टाइपेंड के साथ साथ जो भी हमारा बनता था कन्वेंस, ये सब पुरानी बातें हैं, वापस हो गए इसमें। तो वो जरूर करते थे कि भाई थोड़ा बिल कैसे भी बन जाए। और फिर उसके अलावा भी वहाँ पार्ट टाइम करके हमने तीनों 1500 रुपये मैंने, मेरे छोटे भाई ने वापस ला के बाबूजी को दिए। बोला ये तो आप पेमेंट करो, हम हमारा खर्चा खुद चलाएंगे। वहाँ पार्ट टाइम भी किया था हम लोग। तो सर आप क्या समर्थन करते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, एक जो आप परिवार की बात आपने की कि एक टेबल पे बैठ के आप डिस्कस करते हैं, और आजकल जो परिवार है वो परिवार में 2 लोग रह गए या 3 लोग रह 2 गए। लोग भी तो वो नहीं करते ना डिस्कशन। बच्चा अलग जा रहा है, पिताजी अलग जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से सबसे पहले आपको पारिवारिक इकाई को मजबूत करना चाहिए। ये फंडामेंटल्स बिल्कुल आपके फंडामेंटल्स से साहब, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी देखो। इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 1995 में हमारा लोन डिक्लाइन हो गया, एसबीआई में लगाया था। उन्होंने, हमारे मान सिंह जी गहलोत थे, उन्होंने मैनेजर साहब ने कहा जी आपका लोन मैं पास करा दूंगा। हमारे शेखावाटी के सीकर साइड के थे। बोला जी आप तो उसकी चिंता ना करो जी, हम आपका सब काम करा देंगे। इसी भाषा में उन्होंने कहा ठीक है। बढ़ गए, पैसा पूरा लग गया। अब वो लोन हो गया रिजेक्ट। आगे बढ़े तो कैसे बढ़े भाई। परिवार में बैठे तो बड़े भाई साहब ने एक ही कहा, देखो कि अपन ने सट्टा नहीं खेला, जुआ नहीं खेला, और सामने प्रभु हैं, उनका हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के अपन ने काम स्टार्ट किया। उस टाइम का मैं इंसिडेंट बताता हूँ साहब, कि जब जैसे लोगों को मालूम पड़ा कि वाकई में बहुत तकलीफ में है, तो कई लोगों ने हमें 1-1 साल के चेक बना करके दिए बड़े भाई साहब। ओके। बड़े भाई साहब की इतनी तकड़ी गुडविल थी हमारे। तो परिवार में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब उस टाइम की स्थिति ये हो गई थी कि हमारा फंड मतलब थाउजेंड्स में रह गया था। फिर एक हमारे गुहा साहब आए, डीजीएम थे अपने एसबीआई के, एसबीबीजे के, जो पुरानी एसबीबीजे। तो बोले यार साहू जी आप स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे, प्लांट रेडी टू स्टार्ट था। बोला कि साहब वरना तो वर्किंग कैपिटल है। बोला जी मेरी 2 करोड़ की पावर है, 2 करोड़ को आप कैसे लेना चाहते हो। मैंने कहा 2 करोड़ को हम लेना चाहते हैं 1 करोड़ वर्किंग कैपिटल में, 50 लाख रुपए जो हमने, जिनके बाकी हमारे प्लांट सप्लायर के, उनको देने, और 50 लाख रुपए हमें रिफाइनरी के लिए चाहिए। बोला ठीक है, मेरी पावर 2 करोड़ की, 7 दिन के अंदर अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा। उस आदमी को मैं आज भी याद करता हूँ कि भाई उन्होंने तुरंत अपनी बात, 7वें दिन तो बैंक में फैक्स उतर गया था, और उसके बाद फिर चक्का चला, जो ईश्वर की कृपा से चलता रहा। सर इसलिए ये मैं एक बात कहूँगा, परिवार में रहने से एक बात और भी मैं कहूँगा कि परिवार रहने से क्या होता है, हर जिंदगी के हर मोड़ पे भाई को भाई की ज़रूरत महसूस होती है। आप पक्का मान के चलिए, अगर शेयरिंग होगी तो आप है ना मानसिक रूप से मजबूत होगे। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप परिवार में दो ना प्रॉब्लम, क्या तकलीफ है। अपने पेरेंट्स से करिए डिस्कस, अपने भाई हैं तो उनके साथ करिए, अपने कोई साथी हो खास उनके साथ करिए।
हमेशा आपको एक ये रखना चाहिए, मन ही मन अंदर ही अंदर अपने पास नहीं, कहीं भी आप उसकी शेयरिंग जरूर करें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे डिपार्टमेंट की हो, कोई भी प्रॉब्लम बहुत आती है, आप लोग तो प्रैक्टिसाइजिंग है सारे, तो कई तरह की प्रॉब्लम आती है, शेयरिंग जरूर करनी चाहिए। तो सर क्या आसान है, बिजनेस करना आसान है या प्रैक्टिस करना आसान है? दोनों ही चीज़ आसान नहीं है, तो कंपटीशन दोनों ही जगह है। मैंने आपको पहले भी पूर्वत कहा था कि आज जितने आप कंफर्टेबल है ना, आगामी 5 साल बाद नहीं रहेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे आपका बिजनेस हो। हाँ, बाकी फिर भी इंडस्ट्री इनसे टफ है थोड़ा सा। बिजनेस में भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किस में जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में आपको मेहनत भी ज़्यादा पड़ेगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। बाकी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आप पूरा टाइम से मेहनत करें, सब कुछ करें तो। सर एक और बात कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा, माँ की दुआ या पिताजी की डांट? मोटिवेशन का तो ऐसा है कि कुछ बाबूजी की हमारी जो इच्छा थी कुछ नया करने की, मेन जो मोटिवेशन रहा, और वो उनका मोटिवेशन एक एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा था हमारे पापा जी। तभी आपके परिवार में जो बच्चे हैं वो सब बाबूजी highly हमारे educated 91 में चले गए थे। बाकी उनका जो मोटिवेशन था एजुकेशन के लिए था। उस टाइम पे मेरे को आज भी ध्यान है कि 1975 में मेरी जो सिस्टर थी बड़ी वाली, उसको उन्होंने ग्रेजुएशन करवाया। उस टाइम हम जेडीवी में आते थे, मतलब उनको एग्ज़ाम दिलाने के लिए। उस टाइम पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। बाकी उनका बहुत तकड़ा ये विजन था कि सबको एजुकेशन दिलानी है मिनिमम, और वही मुहिम आगे चली और वही आगे और चलाना चाह रहे हैं। अब इनके इंचार्ज बदल गए, हम नहीं रहे, दूसरे हो गए, अब वो जाने, इनका काम जाने। बाकी हर बच्चों को ये बोल रखा है टारगेट हमेशा टफ रहेगा, किसी को शॉर्टकट नहीं। एजुकेशन में विशेष करके मैं सब लोगों से कहता हूँ, आप भी, चूँकि आएगी नई जनरेशन, आजकल क्या हो गया है 2x2 के कंसेप्ट में अपन बहुत जल्दी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए। बच्चों को आप हमेशा जंगली पौधों की तरह तैयार करें, न कि गमलों के पौधों की तरह। एक स्टोरी ज़रूर सुनाना चाहूँगा मैं आपको। किसान था, कभी किसान के कभी आंधी आ जाती थी, तूफान आ जाता था, अतिवृष्टि हो जाती थी, तो उसकी उपज बहुत कम होती थी। तो उसने भगवान से कहा, भगवान ने कहा भाई क्या तकलीफ़ है। भगवान से नाराज़ हुआ, भगवान में तो इतनी आपकी इबादत वो भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, सब करता हूँ। तो बोला अच्छा एक बार तेरे को 1 साल के लिए मैं तेरे को देता हूँ, तो जब चाहे जब पानी बरसा ले, जब चाहे जब धूप निकलवा ले, जब चाहे जब कर ले। ठीक है, दे दिया। सब कुछ हुआ, फसल बहुत बढ़िया हुई। बाकी मालूम पड़ा है कि उसमें जो दाना पड़ना चाहिए तो दाना पड़ा ही नहीं। तब फिर भगवान ने उसको समझाया कि जो चीज़ें, जो डेवलपमेंट एक्चुअल होता है वो आपका एडवर्स परिस्थिति में होता है, विपरीत परिस्थितियों में। विपरीत परिस्थिति में आदमी हमेशा विपरीत परिस्थिति में ज़्यादा सीखेगा विष्णु जी, ये पक्का मान के चलिए। इसलिए हमेशा अपन आज बच्चों को क्या करते हैं, सब प्लेटफार्म ईजी कर देते हैं। मोबाइल भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी, एसी भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। कभी नहीं। अभी 3 बच्चे हमारे हैं, उनको हमने मसूरी भेजा है। नो मोबाइल, नो टीवी और नो एसी, नो कुछ। 2 संदीप के, 1 विपुल का, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए। क्योंकि आप उनको टफ जिंदगी दो। अभी इसमें अपने क्या है कि अपने तो वो हो गया साहब, मेरा चंदा भी तू, सूरज भी तू, अखियों का तारा है तू। इस वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, वो आप और हमारे जैसी नहीं आ रही है। विष्णु जी आप देख लेना इस बात का। जो आप सोच रहे हो ना कि ये बच्चे आगे बढ़ करके कोई ये इंजीनियर बनेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा या डॉक्टर बनेगा, वो नहीं बनेगा। क्योंकि जिस तरह के, अच्छा फिर शॉर्टकट, इतने कोर्सेज आगे, हर आदमी शॉर्टकट में जाने लग गया। MBA के इतने कॉलेज खुल गए जिसकी हद ही नहीं है, कहीं भी है। कहाँ कर रहा है बच्चा कि MBA कर रहा है। अरे भाई MBA किससे कर रहा है, किसके थ्रू गया, कोई नहीं। क्योंकि माँ बाप ने देख लिया यार यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ करा दो, वहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ करा दो। ये नहीं होना चाहिए। मैं एजुकेशन पे सबसे पहले कहूँगा कि एजुकेशन में हमेशा बच्चे को टफ टारगेट दीजिए, क्योंकि आप लोग भी उस टारगेट से निकले हुए हो सब लोग। CA इट इज़ नॉट ईजी। आप किसी भी डिग्री में, सब में श्योरिटी है। MBA में श्योरिटी है, इंजीनियरिंग में श्योरिटी है, MBBS में श्योरिटी है, सब में श्योरिटी है। बाकी इसमें कहीं भी श्योरिटी नहीं है आपकी कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसलिए इट इज टफ टारगेट। तो बच्चों को हमेशा आप है ना जंगली पौधों की तरह तैयार करिए, उनमें कुछ होनी चाहिए। मतलब अपन जनरली जरा सी सर्दी जुकाम होती है तो जिसमें तो डॉक्टर के लेके भाग जाते हैं। अरे भाई क्या ज़रूरत आ रही है, उसको थोड़ा सा होने दो, टफ होने दो, टफ होने दो। बच्चों को खेलने की, अब आउटडोर गेम बंद होते जा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, आप इसमें ऐसा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अपन पेरेंट्स को भी हल्का सा मजबूत होना पड़ेगा। जनरली पेरेंट्स कंप्रोमाइज़ करते हैं, कह रहे नहीं ठीक है यार, बच्चा है, क्या तकलीफ है, क्यों तकलीफ पाए, अपन तो चल गए साइकिल से, बाकी नहीं, इसको स्कूटी दिला दो। वो स्कूटी उसके लिए तकलीफदायक है जो उसको होना चाहिए। आज भी आपको एक सुनाना चाहूँगा। मैं विपुल के इसमें गया था, IIT MTech में, वहाँ रुका था रात भर। मैंने इससे कहा, मैंने कहा तेरा कैंपस तो बहुत लंबा है, तू साइकिल लिए तेने,
तू एक स्कूटी क्यों नहीं ले लेता? मैंने कहा तेरे को। बोला नहीं साहब, मेरे साइकिलिंग से 2 फायदे हैं, एक तो मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और थोड़ा सा ठीक भी रहता है। और अगर आपको ध्यान हो, एक इंस्टाज बताना चाहूँगा मैं, आनंद जी राठी का बच्चा मेरठ उसमें था, मेरठ में था, बनारस में BHU में, उसके जो एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जो डेथ हुई थी ना, अच्छा, वो आपके स्कूटीज के कारण हुई थी। यूनिवर्सिटी किसी में भी था ना। मेरे को उस दिन बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मिलने वाले हैं, मतलब मैंने कहा बच्चों को क्या होता है कि वो उससे स्लिप होकर के उसका वो हुआ था, इसलिए बच्चों को टाइम के बाद ही दो आप। अभी जैसे हमारे यहाँ बच्चों को 4 व्हीलर अलाउड नहीं है, जैसे चाहे इसका बच्चा हो चाहे विपुल का हो, किसी को 4 व्हीलर अलाउड नहीं है। और 2 व्हीलर के लिए भी मेरा सबसे मना रहता है, चलाना है साइकिल चलाओ और मस्त रहो। तो सर जो आपने प्रेरणा हमें दी है, चाहे वो बिज़नेस को लेके हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं उसको लेके, उसके लिए मैं टैक्स बार एसोसिएशन और कोटा ब्रांच की तरफ से आपका फ्यूचर के लिए तो मैं कहूँगा कि फ्यूचर बहुत तेज़ी से बदल रहा है, अपनी सोच भी आपको बहुत तेज़ी से बदलनी पड़ेगी। अब समय वो नहीं है कि आप मतलब पुराने पैटर्न पे काम करें, इसलिए सब लोगों से मेरी एक निवेदन है कि मतलब सोच को थोड़ा सा वाइड बनाएं और सोच को बड़ी बनाएं। बड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन में ही नहीं बल्कि आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी बड़ी बनाएं। आज आप इस पे मत जाइए कि भाई आज की तारीख में मेरे का ये इन्वेस्टमेंट है, इसका क्या रिटर्न बैठेगा, कभी मत जाइए इस पर। आप अभी कोई भी बिजनेस होगा उसमें ब्याज, डेप्रिसिएशन और भाड़ा तीनों चीज़ नहीं निकलेगी। अगर आपके ऑपरेटिंग निकल रहा है तो कोई तरह की तकलीफ नहीं होनी, तो बिज़नेस किया जा सकता है। किया जा सकता है, बिल्कुल करना चाहिए। अपने को जॉब क्रिएटर बनना है। अपन सीए एक बहुत बड़ी हिसाब से उसको डील करता है, और सीए चाहे तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन हम में से कुछ लोग कंसल्टेंसी में हैं, हाँ, तो क्या ये एक नया एवेन्यू हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट को कैसे कंसल्ट करें कि क्योंकि क्लाइंट की ग्रोथ होगी, बिल्कुल आप तो करिए ना। ऑब्वियसली कि उसके कंसल्टेंट की भी ग्रोथ होगी। बिल्कुल दोनों की होनी चाहिए ना भाई, कंसल्टेंसी वन में थोड़ी होनी चाहिए। भाई आप अगर कोई मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई इनपुट दे रहे हैं, तो उनका भी होना चाहिए कि भाई कि इस तरह की बात है। अभी जैसे हमारा तो ये आता रहता है ना कई बार, तो इससे मेरा बहुत इंटरेक्शन रहता है। मेरे को जब भी हमारे पीपी बैग फैक्ट्री लगाई है कंवर साहब ने, जब भी तकलीफ होती तो इसको बुलाता हूँ, भैया क्या चक्कर है बता, तो ये बताता है सारा सजेशन, तो बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करते हैं। आप इनपुट ज़रूर दो जी, और टाइमली दो। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले आप अगर कोई इंडस्ट्री लगाने का मानस है, तो जो बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा है उसका ज़रूर देखिए कि वो चीज़ अपने आप प्रोड्यूस हो सकती है क्या, उसमें कंपटीशन के चांसेस कम रहेंगे। अदरवाइज हर इंडस्ट्री में कंपटीशन के चांस बिल्कुल है। है। इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे कहता हूँ, और एग्रो बेस पे तो अपने कोटा में बहुत वर्क हो सकता है, बहुत वर्क हो सकता है, क्योंकि सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, इसलिए कोटा को अगर बेस बना के आप काम करें तो कर सकते हैं। और अभी दिल्ली बॉम्बे हाईवे आ गया, इसके बाद बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट आएगा यहाँ। सो सर, थैंक यू सो मच, आपने जो आज हमारा मार्गदर्शन किया है